आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मैंने कहा था कुछ समय पहले एक वीडियो में महाराष्ट्र के बारे में सबका टाइम आएगा और धीरे धीरे सबका टाइम आ रहा है। अब टाइम आया है महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले, भीष्म पितामह कहे जाने वाले, अब अपने लोगों के बीच में सबसे बड़े सर्वोच्च नेता कहे जाने वाले शरद पवार का। शरद पवार को भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में जांच करने वाले आयोग के सामने पेश होने के लिए कहा गया है 5 और 6 मई को। अब आप कहेंगे कि जांच आयोग ने अगर किसी को समन किया है, बुलाया है, तो इसमें कोई बड़ी बात क्या है? बड़ी बात निश्चित रूप से है। भीमा कोरेगांव को पहले तो आप समझ लीजिए कि मामला क्या था। पुणे के पास एक जगह है भीमा कोरेगांव, वहाँ पर एक विजय स्तंभ बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? सन 1818 में यहाँ पर पेशवाओं यानी मराठों और ब्रिटिश आर्मी के बीच में बड़ा भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें मराठा हार गए थे। और मराठा हारे थे इसलिए कि ब्रिटिश आर्मी जो है वो महार रेजिमेंट के बूते पर लड़ रही थी। तो महार रेजिमेंट ने दरअसल पेशवाओं को, मराठों को हरा दिया। तो जो महार रेजिमेंट के लोग मारे गए थे, जो शहीद हुए थे, उनका वहाँ एक स्तंभ बना हुआ, उनके नाम लिखे हुए हैं। तो हर साल इसी दिन 1 जनवरी को लोग, दलित समुदाय के लोग, अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। इतने सालों से ये कार्यक्रम बिना किसी बाधा के, बिना किसी गड़बड़ी के, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी तनाव के चलता रहा है। लेकिन 2018 में इसका दृश्य बदल गया। 31 दिसंबर 2017 को एल्गार परिषद का आयोजन किया गया। आयोजन करने वाले माओइस्ट थे, कुछ जो है सरकार विरोधी तत्व थे, कुछ बुद्धिजीवी थे। इसमें भाषण दिया गया, इसमें भड़काया गया महारों को, दलितों को, कि ये जो सरकार है केंद्र में, ये जो राज्य में सरकार है, उस समय देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी महाराष्ट्र में, ये ब्राह्मणवादी सरकार है, ये दलितों की विरोधी है, ये मुसलमानों की विरोधी है। इसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठानी चाहिए, इसके खिलाफ जो कुछ हो सके इसको हटाने के लिए किया जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसमें अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग भी थी, विदेशों से पैसा आया। जो माओइस्ट संगठन है, आप अभी आजकल अखबारों में पढ़ते होंगे, बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से खबर आती है ज़मानत की और उसकी, ये वरवर राव, सोमा सेन और इन लोगों की। ये सब माओवादी संगठनों से जुड़े लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने में बड़ी भूमिका निभाई। वहाँ नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए, भाषण दिए गए, साहित्य बांटा गया, जिसमें लोगों को भड़काने, उकसाने का काम किया गया कि मराठों से लड़कर तुम तो 1818 में जीत गए थे, आज फिर जीत सकते हो। मकसद ये था दंगा कराना, हिंसा कराना, सरकार को अस्थिर करना, न केवल राज्य की बल्कि केंद्र की सरकार को भी। इस मकसद 1 जनवरी 2018 को वहाँ लाखों की संख्या में लोग जुटे। उसके बाद वहाँ भड़काऊ भाषण हुए, फिर दंगा हुआ और उसके बाद जो मामला दर्ज हुआ उसमें कहा गया कि दरअसल ये कुछ राइट विंग संगठनों ने, उसमें एक नाम लिया गया विवेक विचार मंच का। उसके 2 नेताओं, मिलिंद एकबोटे और संभाजी भिड़े की इसमें भूमिका थी। शरद पवार की बात जो मैं कर रहा हूँ, शरद पवार का मामला कहाँ से आया? शरद पवार का मामला आया, शरद पवार ने पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन दोनों पर आरोप लगाया, राइट विंग संगठनों पर आरोप लगाया और कहा इनकी वजह से दंगा भड़का, और कहा कि पुणे के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनकी भी भूमिका संदिग्ध है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो 8 अक्टूबर 2018 को शरद पवार ने एक एफिडेविट फाइल किया इस जांच आयोग के सामने। पहले ये जांच
मुंबई पुलिस कर रही थी। उसके बाद 2020 में 2020 में इस जांच को NIA को सौंप दिया गया, क्योंकि इसके इंटर-स्टेट और इंटरनेशनल कनेक्शंस थे। राज्य से बाहर का भी मामला था, यानी राष्ट्रीय मामला था, और देश से बाहर का भी मामला था। इसलिए जांच NIA को सौंप दी गई। NIA इसकी जांच कर रही है। शरद पवार ने पहले कहा था कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने लोगों को भड़काने का काम किया, लेकिन दरअसल एल्गार परिषद की जो बैठक हुई थी एक दिन पहले, उसने इसकी भूमिका तैयार की। तो पुणे के पास शनिवार वाड़ा में जो एल्गार परिषद हुई, उसमें किन लोगों के भाषण हुए, उसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये कौन लोग थे, कैसे थे, इनका इरादा क्या था। इसमें उमर खालिद थे, इसमें जिग्नेश मेवाणी थे, इसमें प्रकाश अंबेडकर थे, इसमें सोनी सोरी थी जो माओइस्ट है, और BG कोलसे। इन लोगों के भाषण हुए। इन लोगों ने सरकार के खिलाफ, राज्य और केंद्र दोनों के खिलाफ जो है विद्रोह का आह्वान किया। जब जांच हुई, पुलिस ने छापा मारा, तो इनके यहाँ से जो साहित्य बरामद हुआ, इनके जो लैपटॉप और कंप्यूटर थे, उनसे जो सामग्री बरामद हुई, जो ईमेल की खतों किताबत हुई थी, उसको जब खंगाला गया तो मालूम हुआ कि ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था। शरद पवार की भूमिका को लेकर इन राइट विंग संगठनों ने सवाल उठाया। ये जो विवेक विचार मंच था, इसके सागर शिंदे ने फरवरी 2018 में आयोग के सामने एक एप्लीकेशन दी और कहा कि इस पूरे दंगे में, इस मामले में शरद पवार की भूमिका की जांच होनी चाहिए। उनकी इसमें भूमिका है, इसको भड़काने में, सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में। याद रखिए, ये 2018 जनवरी का मामला है, और अगले साल यानी 2019 मार्च अप्रैल में लोकसभा के चुनाव होने थे। उसके बाद नवंबर दिसंबर में विधानसभा के चुनाव होने थे। तो तैयारी उसकी थी। जो राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश हो रही थी, वो उसके लिए हो रही थी। तो शरद पवार को आयोग का ये तीसरा समन है। पहले उनको बुलाया गया था 22 एंड 23 फरवरी 2022 को। नहीं गए, उन्होंने समय मांगा, समय मिला। उससे पहले भी उनको 2020 में बुलाया गया था, तब भी नहीं गए। जब पिछली बार समन पर नहीं गए और समय मांगा, तो उनको मई तक का समय दिया गया था। अब 5 और 6 मई को उनको पेश होना है। उस समय जो एफिडेविट दिया था, अब उससे शरद पवार मुकरना चाहते हैं। उन्होंने आयोग को लिखा है कि वो अपना एफिडेविट बदलना चाहते हैं। अब आप देखिए परिस्थितियों में बदलाव का असर। जो मैंने कहा था सबका टाइम आएगा, तो शरद पवार का टाइम आ गया है। भीमा कोरेगांव मामले में शरद पवार की भूमिका की NIA जांच कर रहा है, और इससे शरद पवार और ज़्यादा परेशान हैं। वो पहले से परेशान हैं। अनिल देशमुख, नवाब मलिक और उनके परम पट्ट शिष्य जो है वो संजय राउत, वो भी कष्ट में हैं, और उनका कष्ट बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला है। और ये जो 2 लोग हैं, इनका भी कष्ट बढ़ने ही वाला है। और किसका नंबर आएगा अभी पता नहीं है, लेकिन नंबर आएगा। तो शरद पवार के खिलाफ जो जांच हो रही है, उनको जो 5-6 मई को समन भेजा गया है, अगर वो पेश होते हैं तो दिलचस्प बात ये होगी, ये देखने की बात होगी कि अब उनका बयान क्या होता है। तब वो आक्रामक भूमिका में थे, अब वो रक्षात्मक भूमिका में हैं। तब वो सत्ता हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे थे, अब वो सत्ता में है, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शरद पवार, मैं बार बार कहता हूँ, राजनेता कम है, सौदागर ज़्यादा है, व्यापारी ज़्यादा है। लेकिन उनकी समस्या ये है कि जो वो व्यापार करते आए हैं पिछले 40-50 साल से, उस तरह का व्यापार पिछले 8 साल में बंद हो गया है। तो उनके व्यापार की गुंजाइश जो है वो लगभग ख़त्म हो गई है। इसीलिए परेशानी ज़्यादा है। अगर नरेंद्र मोदी की बजाय कोई और प्रधानमंत्री होता तो उनको कोई चिंता की बात नहीं थी, चाहे बीजेपी का ही होता, तब उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। लेकिन इस सरकार में दोस्ती अपनी जगह, संबंध अपनी जगह और कानून अपनी जगह। कानून अपना काम करेगा, इसकी कानून के जो रखवाले हैं उनको पूरी छूट है।
इसलिए एनआईए के पास कोई फ़ोन नहीं आएगा, किसी अधिकारी, किसी जांच अधिकारी के पास सरकार से कोई फ़ोन नहीं आएगा, पार्टी से कोई फ़ोन नहीं आएगा कि इनको बचाना है या इनको फंसाना है। वो धंधा अब इस समय नहीं हो रहा है। यही फ़र्क है कि जांच में जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, जितनी तेज़ी से हो रही है, जिस निष्पक्षता के साथ हो रही है, उससे दबाव में हैं जो ये सब गलत करने वाले लोग हैं, जो इस तरह के तिकड़मों में, इस तरह के उपद्रवों में शामिल लोग हैं, इस तरह के भ्रष्टाचार में शामिल लोग हैं। उनको परेशानी बढ़ गई है। उनकी परेशानी का कारण यही है कि कानून का राज चल रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, कानून को उसका काम करने से रोकने वाला इस समय कोई नहीं है। इनकी मुश्किल यही है। इनका सबसे बड़ा अस्त्र ये था कि ये कानून को उसका काम करने से जब चाहें तब रोक सकते थे। वो ताकत चली गई है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि शरद पवार का नंबर आ गया है। शरद पवार के लिए मुश्किल बढ़ने वाली है। आप 5 और 6 मई का इंतज़ार कीजिए। अगर वो जाते हैं तब भी और नहीं जाते हैं तब भी उनकी मुश्किल कम नहीं होने वाली है। तो ये जांच जो है अब बहुत ही एडवांस स्टेज पर है। और एक बात, आप भीमा कोरेगांव में जो लोग शामिल थे, जो साजिशकर्ता थे, उनके नाम देखिए। और उसके बाद फरवरी 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए, उसमें देखिए, दोनों में आपको बहुत से नाम कॉमन मिलेंगे। तो ये देश तोड़ने वालों का संगठन है, ये देश तोड़ने वालों का जमावड़ा है, जो हर दंगे में, हर इस तरह के जो भारत विरोधी काम हो, उसमें आपको दिखाई देंगे, चाहे उमर खालिद हों, चाहे उनके दूसरे साथी हों। ये जो माओवादियों और लेफ्ट लिबरल का जो इकोसिस्टम है, वो हर मौके पर, हर ऐसे मौके की तलाश में रहता है कि भारत विरोधी काम किया जा सके, समाज में वैमनस्य पैदा किया जा सके, समाज में दंगे हों, हिंसा हो, इसकी कोशिश करता है। और वो कई बार सफल भी होता है। दिल्ली का दंगा उसका उदाहरण है, भीमा कोरेगांव उसका उदाहरण है। तो लेकिन समस्या इनकी ये हो गई है कि अब उस तरह से छूट जाने का, बच जाने का जो है वो रास्ता नहीं है, क्योंकि केंद्र में बैठी सरकार अब उनकी मदद के लिए नहीं आती है। जब तक यूपीए की सरकार थी, उनको मालूम था कि हमारे बचाव में सरकार बहादुर खड़े होंगे, सरकार हमारा बचाव करेगी, हमको निकल जाने में मदद करेगी। पहले तो कुछ होगा नहीं, अगर हुआ भी खुदा न खास्ता किसी वजह से, तो निश्चित रूप से सरकार हमारी मदद के लिए तैयार रहेगी। वो बंद हो गया है। इसलिए कह रहा हूँ, शरद पवार का टाइम आ गया है। और आगे देखिए, अभी और मामले आएंगे, और परतें खुलेंगी, भ्रष्टाचार के और मामले आने वाले हैं। तो इसलिए मान कर चलिए कि अब शरद पवार की वो जो हैसियत होती थी 2014 के पहले, वो हैसियत कभी लौट कर आने वाली नहीं है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।